सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस सूरज यार, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वेक्टर्स का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद अपन कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो टाइप के होते हैं। एक तो है अपना डॉट या दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, सेकेंड इज क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। दो टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉट एंड स्केलर प्रोडक्ट्स की। मान लो अपने पास कोई भी वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो कि एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं, राइट। तो ए डॉट बी, ए डॉट यानी कि ए डॉट बी एक क्वांटिटी है जो लिखी जाती है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ग्रेट। डॉट से शो करते हैं यार ए डॉट बी, जो कि आता है ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये एक नंबर आने वाला है, यानी कि ये एक स्केलर आने वाला है, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लाइक दो वेक्टर का डॉट जो आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, राइट। किस किस पे डिपेंड करता है? एक के मॉड पे डिपेंड करता है, बी के मॉड पे डिपेंड करता है, यानी कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच के एंगल पे ये बात डिपेंड करती है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है। ग्रेट। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं यार। तो एक तो प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होता है मतलब अगर मैं ए डॉट बी करूँ तो ध्यान से समझना, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। यह है कम्यूटेटिव का मतलब। और आप देख भी सकते हैं यार क्यों। ए डॉट बी क्या होगा? ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। और बी डॉट ए क्या होगा? बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। अरे यार सेम ही तो बात है, राइट। अगर सेम बात है तो मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या मतलब है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर मैं लिखूँ तो इसे मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, मतलब जैसे अपन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। तो ये दो लॉ जो हैं वो डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। एक और बात अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि मान लो किसी ज़माने में अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो गए, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा जाएगा ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो ए डॉट बी 0 होने वाला है उस केस में। तो याद रखें, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो आता है वो 0 आता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली अगर दो वेक्टर एक डायरेक्शन में यानी कि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, देन ए डॉट बी आएगा ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस 0। कॉस 0 तो 1 होता ही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। जब दोनों के बीच का एंगल 0, और दूसरा रिजल्ट जब दोनों के बीच का एंगल 90 हो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द वर्क डन बाय फोर्स इज एफ डॉट आर। ये आपको बाद में पता चलेगा कि वर्क डन जो होता है वो होता है एफ डॉट आर, आर डिस्प्लेसमेंट। खैर फिलहाल उसने क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है तो उस पर बात कर लेते हैं। फोर्स अपने को दिया हुआ है 10 न्यूटन, यानी कि फोर्स जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन। एंड दिस एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैं लिख लेता हूँ फोर्स वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है 10 वाई डायरेक्शन में, यानी कि जे कैप। एंड पार्टिकल इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब पार्टिकल जो हुआ है डिस्प्लेस हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर जे कैप माइनस में। बात समझ पा रहे हो? तो उसने क्या बोला, मुझे वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट आर। एफ डॉट आर को मैं क्या लिख लूँ? एफ डॉट आर के मैं लिख लूँ एफ वेक्टर का मॉड आर वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। ग्रेट। एफ वेक्टर मॉड कितना? 10, आर वेक्टर मॉड कितना? 2 इंटू कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि फोर्स था इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट था इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। बात समझ पा रहे हो? तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो आंसर कितना आ जाएगा? -20। तो ये वर्क डन हो गया। वर्क डन कितना हो गया? -20। वर्क डन कैन बी नेगेटिव, यस वर्क डन कैन बी नेगेटिव। आगे जाके जब वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ेंगे। खैर फिलहाल तो ये अपना वर्क डन आ गया -20। कैसे आया बोलो? क्लियर है?
कैसे डॉट प्रोडक्ट का अपन ने यूज़ करना है वो भी अपने को क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कैसे आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये वाला भी होता है। कौन सा? एक ये और बी। मान लो ये ए वेक्टर है और ये अपने को बी वेक्टर दिया हुआ, ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर इस फॉर्म में मैं वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो देखो कैसे निकालूंगा। मैं लिखूंगा ए डॉट बी। अगर मैं ए डॉट बी लिखूंगा तो ध्यान से समझना, ए डॉट बी कैसे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब ध्यान से समझो यहाँ पे, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप जे कैप, और सिमिलरली बाकी सबको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे यार जो टर्म्स आ रही हैं वो अपने पास आ रही है आई डॉट जे, आई डॉट के, इस जे डॉट के, इस टाइप की टर्म्स आ रही है यार। तो इसका मतलब अगर मुझे दो टाइप के यूनिट वेक्टर, यानी कि एक आई का हो गया जे का हो गया, दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कहीं से पता चल जाए तो क्या मैं इसकी ये पूरी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है वो पता लगा लूँगा। तो किस तरह मुझे यहाँ से ये पता लगाना है कि आई डॉट जे कितना आ रहा है, जे डॉट के कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, उसे समझने के लिए यार आगे चलते हैं। वो यहाँ से अपन समझते हैं। ये अपनी मान लो एक्स डायरेक्शन, ये मान लो वाई डायरेक्शन, ये मान लो जेड डायरेक्शन। बात समझ पा रहे हो? ये आई कैप, जे कैप, के कैप। क्लियर? अब समझना, अगर मुझे आई डॉट आई निकालना हो तो आई डॉट आई का क्या मतलब है? आई का आई वेक्टर की डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट वो आएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि आई का आई के साथ एंगल कितना है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो आई डॉट आई कितना हो गया 1। सिमिलरली अगर मैं जे डॉट जे निकालना चाहूँ तो जे डॉट जे भी 1 होगा, ऐसे ही के डॉट के भी 1 होने वाला है। बोलो क्लियर है? ग्रेट। अब अगर मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बारे में बात करूँ, आई कैप और जे कैप, तो मैंने बताया था जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर्स होते हैं तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है 0, यानी कि आई डॉट जे कितना होगा वो 0 होगा, जे डॉट के कितना होगा 0 होगा, और आई डॉट के कितना होगा वो भी 0 होगा। यानी कि अगर दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर सेम सेम है तो आंसर आएगा 1 डॉट प्रोडक्ट करने पे, और अगर दोनों यूनिट वेक्टर अलग अलग हैं, अलग अलग का मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो उनका आंसर आएगा 0। क्लियर? तो यहाँ से पीछे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखा तो आप समझो कि ये बचने वाला है, ये होने वाला है 0, ये टर्म होने वाली 0, ये टर्म होने वाली 0, ये टर्म बचने वाली है। अगेन ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, और ये टर्म बचने वाली है। क्लियर? तो यहाँ से ए डॉट बी कितना बचा, ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई कितना मैंने बताया था 1, नेक्स्ट ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये फाइनल आंसर हो गया जब इस टाइप के वेक्टर्स अपने को दिए हुए हों। ये इस टाइप में अपने को अगर वेक्टर्स दिए हुए हों तो उनका जो फाइनल आंसर आता है डॉट प्रोडक्ट का, यानी कि ए डॉट बी, वो ये आता है। तो आप इसे ये रिजल्ट याद भी रख लें। आप कॉन्सेप्ट तो आप समझे कि यहाँ से आपने सारे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला और उसके बाद बचा खुचा जो है वो ये आया। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखें। कैसे आया था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे क्या होता है और कैसे होता है। ग्रेट। अगला जो बात कर रहे हैं यार वो बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट की। दो वेक्टर, ये थोड़ा टफ है उससे डॉट प्रोडक्ट से, बिकॉज इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है। मान लो अपने पास दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा जाता है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड
साइन थीटा एन कैप। एन कैप यार एन कैप डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये एक्चुअल में है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर ये एक्चुअल में जो ए क्रॉस बी का जो ए क्रॉस बी जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ए के भी परपेंडिकुलर होती है और बी के भी परपेंडिकुलर होती है। यानी कि अगर ये मान लो एक्स वाई प्लेन में ए और बी, तो जो उसका क्रॉस आने वाला है वो या तो आएगा प्लस जेड डायरेक्शन में या आएगा माइनस जेड डायरेक्शन में। बात समझ पा रहे हो? यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है ये ए क्रॉस बी, राइट। कैसे यार, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं वो भी अपन आपको बताएंगे, बट आप ये समझे कि ए क्रॉस बी के अंदर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। फिलहाल तो आप इतना समझे, और वो जो डायरेक्शन होती है वो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो वो डायरेक्ट आ जाता है कितना, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा, क्योंकि एन कैप एक्चुअल में यूनिट वेक्टर है। तो इसका जो मॉड आने वाला है वो तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालने का ही तरीका, डायरेक्शन निकालने का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। बस आप इतना याद रखिए कि वो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होती है। कुछ कुछ चीज़ें यार यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जनरल रिजल्ट्स हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मान लो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इन दोनों के जो क्रॉस का मैग्नीट्यूड आता है वो आता है ए बी साइन 90। साइन 90 कितना 1, तो ये तो 1 हो गया, तो ए वेक्टर बी वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी कि सेम डायरेक्शन में ए और बी हैं, तब ए क्रॉस बी का जो मॉड आता है वो आता है 0। और सिमिलर केस के अंदर अगर ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में भी ए क्रॉस बी कितना आता है 0। तो कुछ कुछ जनरल रिजल्ट्स हैं यार जो आपको याद रखने हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर ये अपना राइट हैंड थंब रूल काम में आता है। कैसे इसको यूज़ करते हैं यार, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे यार अपने को यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले अपने को जो अपनी फिंगर्स हैं वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखनी है, और उसके बाद बी वेक्टर्स की साइड को अपनी फिंगर्स को रोल करना है। लाइक अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ऐसे अपने फिंगर्स को रोल करें। अपना थंब जिस और पॉइंट आउट कर रहा होगा दैट वुड बी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन। बात समझ पा रहे हो? जैसे ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने रोल किया तो ये आउटसाइड आ रहा है। तो आउटसाइड का क्या मतलब है, ए क्रॉस बी जो आ रहा है वो आउटसाइड है। सिमिलरली अगर मुझे बी क्रॉस ए पूछा होता तो मैं बी वेक्टर की डायरेक्शन में अपने थंब को करता और ए वेक्टर की डायरेक्शन में रोल करता, तो ये इनसाइड आ रहा है, राइट। बी वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को रखा और ए की डायरेक्शन में रोल किया तो इनसाइड आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो इनसाइड का मतलब ए क्रॉस बी क्या आ रहा है, इनसाइड। तो दिस इज़ द रूल कि जिससे हम ए क्रॉस बी को निकाल सकते हैं। या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर है बी वेक्टर है, अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो मैं ए से बी की तरफ रोल करूँगा। ए से बी की तरफ रोल करने में अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो ए क्रॉस बी इन्वर्ट्स होगा प्लेन के। और अगर मैं बी क्रॉस सी देखता हूँ तो बी क्रॉस ए में अगर मैं बी से ए की तरफ रोल करता हूँ तो दैट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी बाहर। जब मैं रोल करता हूँ क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन होगी इनवर्ट्स ऑफ द प्लेन, एंड जब मैं एंटी क्लॉकवाइज रोल करता हूँ तो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड टू द प्लेन, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यार प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली जो प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। नॉन कम्यूटेटिव है यार, इसका मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों इक्वल नहीं है यार, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, बट ध्यान से देखो तो डायरेक्शन डिफरेंट है। जब मैं ए क्रॉस बी करता हूँ ना, तो मान लो जैसे ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो जब मैं अपनी फिंगर्स को ए से बी की तरफ रोल करता हूँ, ग्रेट, जब मैं अपनी फिंगर्स को ए से बी की तरफ रोल करता हूँ तो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आती है वो आती है इनवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो दोनों आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं? हाँ, बट मैं ये लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी जो है
वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि अगर बी क्रॉस ए आउटवर्ड है तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए कितना होगा, इनवर्ड, ये कंप्लीट इनवर्ड होगा, और ए क्रॉस बी तो अपना है इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये आपने को याद रखना है, दैट इज नॉन कम्यूटेटिव रूल। ग्रेट। नेक्स्ट यार डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है अगर मैं करूँ ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। नॉन एसोसिएटिव होता है यार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अगर मैं बात करूँ दैट इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आपस में इक्वल नहीं होगा। तो नॉन एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एंड नॉन कम्यूटेटिव होता है। तो ये तीन लॉ जो हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, वो अपने को याद रखने की है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, द वेक्टर ए हैज़ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। एक अपना वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, और दूसरा वेक्टर जो है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, और जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी, इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है दैट इज़ 15 यूनिट। तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो मुझे पता है यार ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का जो मतलब जो मैग्नीट्यूड आता है दैट इज़ ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा। तो सिंपल वैल्यू डालनी है, 15 इन इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1/2, दैट इज़ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड, और बस आप इतना समझे कि इस टाइप से अपन बहुत इजी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सिमिलरली जैसे डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था, किसी वेक्टर्स को ऐसे भी शो किया जा सकता है, जैसे ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ऐसे भी इन वेक्टर्स को शो किया जा सकता है। इस केस में अगर मुझे सिमिलरली ए क्रॉस बी निकालना हो तो ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये दो, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है, तो जब मैं यार इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे मिलता है, तो ये फाइनली यार अपने पास आ रहा है। अब इसमें यार बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट में थी वैसे ही इसमें भी है कि आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा। इसमें भी यार ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं, तो उन सारे टर्म्स को निकालने के लिए अपन सिमिलरली आगे चलते हैं। अब मुझे यहाँ पे जैसे मैंने आई डॉट जे वगैरह निकाला था, ऐसे मुझे क्रॉस में भी निकालना है। तो सिंपल से ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप मान लेते हैं। अब ध्यान से समझना, जब मैं आई क्रॉस आई करता हूँ तो एंगल बनता है 0, तो आई क्रॉस आई 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी 0, और सिमिलरली अपना के क्रॉस के भी 0। तो जैसे डॉट में हुआ था आई डॉट आई 1 हुआ था, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 हुआ था, इसमें सिमिलर जो भी होते हैं उनका 0 हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि जब मैं आई क्रॉस जे लिखता हूँ तो फिंगर्स को आई से जे की तरफ घुमाओ, तो जो आंसर आता है क्रॉस में वो आता है के की साइड। बात समझ पा रहे हो, मतलब आई क्रॉस जे कैसे लिखा जाता है, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड साइन 90 इंटू एन कैप, एन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दैट इज के कैप। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो आई डॉट जे, आई क्रॉस जे कितना हो गया, के। सिमिलरली अगर मैं जे क्रॉस आई लिखता हूँ तो ध्यान से सोचो, जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ फिंगर्स अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो माइनस के की तरफ अपनी थंब जाता है। तो जे क्रॉस आई, जैसे आई क्रॉस जे के हो गया, तो जे क्रॉस आई कितना होगा, माइनस के। सिमिलरली अगर मैं जे क्रॉस के लिखता हूँ तो जे क्रॉस के कितना होगा, आई, बट अगर मैं के क्रॉस जे लिखता हूँ तो होगा माइनस आई।
राइट। सिमिलरली अगर मैं के क्रॉस आई लिखता हूँ तो वो हो जाएगा जे, बट अगर मैं आई क्रॉस के लिखता हूँ तो हो जाएगा माइनस जे। तो यार कॉमन सेंस वाली बात है, सिंपल। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। मैं आपको एक साइकिल बता देता हूँ। ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, साइकिल ऐसे चलनी है। जब आई क्रॉस जे लिखा जाएगा तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज जे क्रॉस के इज आई, यानी कि साइकिल ऐसे चलती है, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई। अगर मैं ये साइकिल उल्टी चलाऊं, जे क्रॉस आई करूं, तो जे क्रॉस आई का मतलब है माइनस ऑफ के क्रॉस जे का मतलब है माइनस ऑफ आई, और आई क्रॉस जे आई क्रॉस के का मतलब है माइनस ऑफ जे। तो यार इस साइकिल आपको याद रखनी है, सीधे साइकिल चलाएंगे तो पॉजिटिव और उल्टी साइकिल चलाएंगे तो नेगेटिव। बाकी आप ये रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, कैसे रिजल्ट आए वो भी मैंने आपको बता दिया। इस पे वापस चलते हैं। अब ध्यान समझना, इसमें आई जो सेम सेम वाले हैं वो तो पहले ज़ीरो हो गए, ठीक है, ये पहले ही ज़ीरो हो चुके हैं। आई क्रॉस जे को मैं के लिख देता हूँ, और यहाँ से जे क्रॉस आई को मैं माइनस के लिख देता हूँ। आई क्रॉस के को मैं यहाँ से माइनस जे लिख देता हूँ। जे क्रॉस के को मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ। के क्रॉस आई को मैं यहाँ पे जे लिख देता हूँ। के क्रॉस जे को मैं यहाँ पे माइनस आई लिख देता हूँ, राइट। और ये तो कैंसिल हो गए थे, बाकी बचे ये। तो यार बहुत झंझट है कि पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, देखूँ किसका किससे मल्टीप्लाई, फिर देखूँ आई क्रॉस आई क्या आ रहा है, जे क्रॉस जे क्या आ रहा है। तो इन सब को यार हमने एक दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी। ये तो मैंने आपको बता दिया यार, इस टाइप से सॉल्व किया गया है, बट इसका अपने को करना कुछ नहीं है। मतलब इतना जो अपने दिमाग लगाया वो सब वेस्ट है। हम इसे एक दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट मेथड। तो इस मेथड में अपने को क्या करना है यार, इस मेथड में अपने को ए वेक्टर दिया हुआ है इस टाइप का, बी वेक्टर दिया हुआ है इस टाइप का, तो उतनी सारी जो अपनी प्रॉब्लम्स थी वो सारी छोड़ के अपने को इस मेथड पे फोकस करना है। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकाला जाएगा यहाँ पे इस केस में, वो तो बहुत ज़्यादा, अगर मैं एक एक करके लिखने लगा तो यार बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने इसके लिए एक डिटर्मिनेंट मेथड खोजा है। डिटर्मिनेंट मेथड कैसे निकालना है यार वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बट वैसे 12th में एक चैप्टर भी है, बट आप अभी यहाँ पे समझ लें। सबसे पहले अपने को 3 रो बनानी है। पहली रो में लिखना आई कैप, दूसरी रो में लिखना है जे कैप, तीसरी रो में लिखना है के कैप। बात समझ पा रहे हो? फिर लिखना है, यहाँ पे लिखना है ए एक्स, यहाँ पे लिखना है ए वाई, यहाँ पे लिखना है ए जेड, यहाँ पे लिखना है बी एक्स, यहाँ पे लिखना है बी वाई, यहाँ पे लिखना है बी जेड। क्लियर? अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो जो यार 12th में वो तो इजीली कर पाएंगे, जो 11th में वो उन्होंने कभी डिटर्मिनेंट पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको करना है, सबसे पहले लिखना है आई कैप। ग्रेट। अब इस रो और इस कॉलम और इस रो को अपन ने छोड़ देना है, ये रो और ये कॉलम को अपन ने छोड़ देना है। ये जो दो बचे ना इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं लिखूंगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। बात क्लियर हो पा रही है? आई कैप, इसके बाद करूंगा माइनस जे कैप। अब क्या करूंगा, जे कैप वाली दोनों लाइनों को छुपा देना है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब जो बचा ये वाली और ये वाली, इन दोनों में अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे? मैं लिखूंगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और देन लिखूंगा प्लस के कैप। अब क्या करूंगा, मैं इस वाली लाइन को और के कैप की इस वाली लाइन को हटा दूंगा, बची ये दो लाइन, तो इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। मैं लिखूंगा ए एक्स बी वाई माइनस ये दोनों लाइन,
ए वाई बी एक्स। बस अपने पास ये जो वेक्टर आया है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ये जो वेक्टर आया है ये वेक्टर ही अपना क्या है, ए क्रॉस बी। आपको यार इस मेथड से ज़्यादा समझ नहीं आया होगा अभी, जब तक आप इसके 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व ना कर ले तब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन इस वीडियो में मैं नहीं करा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो अपनी एच सी वर्मा के सॉल्यूशंस आएंगे उसमें मैं सारे क्वेश्चंस क्रॉस प्रोडक्ट के, डॉट प्रोडक्ट के, जितने भी वेक्टर्स के यार एच में क्वेश्चन दे रखे हैं, टफ लेवल इजी लेवल जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। फिलहाल तक अगर ये आपको समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात, वरना आप एटलीस्ट इसे याद रखें और नेक्स्ट वीडियो में आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो आप पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तब तक क्लियर, इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो अपने इंस्टाग्राम हैंडल अपने नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। कोई भी आपको डाउट हो तो वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो। इसके अलावा फिज़िक्स की भी यार बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन। और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी फीडबैक अगर हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। टिल देन